तो चलो कंटिन्यू करें। कहां तक पढ़ा दिया था? क्या वर्क स्टार्ट करना है? अच्छा, वर्क में मैंने फॉर्मूला डराइव करवा दिया था और हम ये डिस्कस करने वाले थे इसमें क्या क्या चीजें सीख सकते हैं अपन। माइनस क्यों है? अच्छा ठीक है, पूरा पार्ट में एक्सप्लेन करता हूं। गेट लगा दे, बाहर से कुंडी लगा देना भाई। कहां लगी बाहर से कुंडी? तो चलो कंटिन्यू करते हैं भाई। वर्क का जो फॉर्मूला डराइव हुआ था, अब बातें बंद कर दो। हमने लास्ट जो डिस्कस किया था भाई वो था वर्क का फॉर्मूला विच वाज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, यही फॉर्मूला था। अब एक्चुअल में दिक्कत ये हो गई थी कि जब अपन ने डेरिवेशन किया था तब वर्क का फॉर्मूला आया था पी डेल्टा वी, उसमें एक्सटर्नल भी नहीं आया था, माइनस साइन भी नहीं आया था। अब इसमें अचानक से माइनस साइन क्यों आ गया, एक्सटर्नल क्यों आ गया, ये चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला था पर टाइम हो गया था। अब एक एक करके आपसे दोनों चीजें डिस्कस कर रहा हूं। पहले मैं डिस्कस करता हूं कि अपन ने यहां पर माइनस साइन क्यों लगाया, एक्सटर्नल के बारे में भी बात ही नहीं करेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये होता है फॉर्मूला, पर ये आया कैसे वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं बता रहा हूं कि माइनस साइन क्यों आया। मैंने आपको साइन कन्वेंशन जब सिखाए थे तब पहले ही बता दिया था कि कन्वेंशन अपन इस तरीके से यूज करते हैं कि अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो साइन आएगा पॉजिटिव, अगर सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो साइन आएगा नेगेटिव। अब इस हिसाब से मुझे बताओ, वापस से मैं हीट का कन्वेंशन पूछ रहा हूं, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, क्लियर है? इसी तरीके से मुझे बताओ वर्क डन ऑन द सिस्टम। मुझे बताओ कि अगर सिस्टम पर वर्क हुआ, जैसे मान लो कंप्रेस कर रहा हूं मैं किसी सिस्टम को, और जनरली सिस्टम अपन सिलेंडर वाले ही ले रहे हैं, ठीक है? अब ये आपके पास एक सिलेंडर था, मैं ऊपर से कंप्रेस कर रहा हूं तो सिस्टम पे ही तो वर्क हो रहा है। तो मतलब नीचे से कोई ओपोज भी कर रहा होगा और ऊपर से कोई कंप्रेस भी कर रहा होगा, बाहर वाले की एनर्जी ज्यादा थी, तो ओवरऑल एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। तो कभी भी कंप्रेस करते हैं, अगर कंप्रेस कर रहे हैं तो सिस्टम पर वर्क हो रहा है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है। तो उस केस में जो एनर्जी आनी चाहिए, वर्क की जो वैल्यू आनी चाहिए, वो क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से एक्सपेंशन की बात करो, जब एक्सपैंड कर रहे हैं तो बाहर से भी कोई रोक रहा है, मगर ओवरऑल तो एक्सपेंशन ज्यादा हो गया ना, तो मतलब हमने ज्यादा मेहनत की ना। बाहर वाला भी फोर्स लगा रहा था, अंदर वाला भी फोर्स लगा रहा है, अंदर वाले की एनर्जी ज्यादा थी तभी तो एक्सपैंड हो पाया। तो जब एक्सपेंशन हो रहा है तो किसने वर्क किया? सिस्टम के ऊपर हुआ या सिस्टम ने वर्क किया? सिस्टम ने वर्क किया। तो एक्सपेंशन के केस में अपन बोल सकते हैं वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम? बाय द सिस्टम। ऑन द सिस्टम का मतलब तो है कि सिस्टम को एनर्जी मिल चुकी है, पर अगर यहां पर एक्सपेंशन करोगे तो सिस्टम तो वर्क कर रहा है, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। और अगर सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो वैल्यू शुड बी नेगेटिव। तो ये चीज अपने माइंड में थी पहले से, जो अपन डिस्कस नहीं किए थे, मगर ये बात है। बात समझ में आ गई? अब अपन ने सोचा कि यार वर्क का फॉर्मूला आ चुका है पी डेल्टा वी, अब देखते हैं कि यहां से कैलकुलेट करने पर क्या यही साइन अपने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये कि प्रेशर बेटा हमेशा पॉजिटिव ही होता है। यहां तो प्रेशर नहीं लगेगा, एक भी पार्टिकल फोर्स नहीं लगाएगा, और एक भी पार्टिकल फोर्स नहीं लगाएगा तो प्रेशर जीरो। या तो कुछ पार्टिकल्स फोर्स लगाएंगे, और अगर फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर होगा, तो यहां तो मिनिमम टू मिनिमम 0 एटीएम हो सकता है, या उससे ज्यादा प्रेशर लगेगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो मतलब इन दोनों को अगर ऑब्जर्व करोगे तो प्रेशर शुड बी पॉजिटिव। क्लियर है? डेल्टा वी की बात करें, अब मुझे बताओ
कि अगर अपन एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, हमने एक्सपेंशन किया, पहले वॉल्यूम V1 था, बाद का वॉल्यूम V2 है, तो एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ा तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? तो जब यहां पर एक्सपेंशन के लिए अपन वर्क निकाले तो एक्सपेंशन के केस में प्रेशर पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव आ गया। जबकि हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेंशन में क्या आना चाहिए था? वर्क नेगेटिव आना चाहिए था, क्योंकि अभी तुम्हारे सामने डिस्कस किया था। बात समझ में आ रही है? चलो उल्टा देख लेते हैं। हमने कंप्रेशन की बात करी, बेटा कंप्रेशन की बात करोगे तो वर्क फिर से कैलकुलेट करो, प्रेशर तो पॉजिटिव ही आएगा, पर कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, और कोई भी चीज अगर कम होती है तो उसका चेंज नेगेटिव आता है। तो अगर कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम का जो चेंज है इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव, तो कैलकुलेट करके तो नेगेटिव आ गया। जबकि हमने अभी डिस्कस किया था कि कंप्रेशन में क्या आना चाहिए था? पॉजिटिव। तो हमारे अकॉर्डिंग पहली चीज तो ये तब यूज किया जब माइंड में साइन कन्वेंशन थे। हमने ये चीज माइंड में लेके रखी थी कि अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो वर्क पॉजिटिव, सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो वर्क शुड बी नेगेटिव। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर वो रिलेशन नहीं आ रहा। तो हम जो चाहते थे वो साइन तब आ रहे थे जब अपन इसी में अगर माइनस साइन से और मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पर अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे देखो सारे साइन मैच कर जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो इन ऑर्डर टू मैच द साइन कन्वेंशन वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय माइनस साइन। तो यहां पर अपन ने माइनस लगा दिया। ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है इसका रीजन? और अगर आप रीजन भूल भी जाते हो तो भी चलेगा, अपने को तो वैसे भी इस फॉर्मूले से मतलब था। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं कि यार जो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ही था, अब ये एक्सटर्नल कहां से आ गया? आने में तो इंटरनल भी हो सकता था, प्रेशर तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों था, हमने एक्सटर्नल ही क्यों यूज किया? बेटा पहली चीज तो ये कि यहां पर डेल्टा जो है वो वॉल्यूम में लग रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अगर प्रेशर भी चेंज होता तब तो डेल्टा पी आता ना, पर प्रेशर तो चेंज हो नहीं रहा, इसका मतलब प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो पहली चीज तो ये कि चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, कोई भी प्रेशर लिखो, आपको वो प्रेशर लेना है जो कांस्टेंट होगा। अब अपन देखते हैं कि कंप्रेशन या एक्सपेंशन के ड्यूरिंग कौन सा प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब उसका मैं एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं। लेट सपोज कि पहले जो आपके पास सिलेंडर था उसमें पिस्टन यहां तक थी, और ये था लेट सपोज वॉल्यूम V1। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? अब अपन ने क्या किया कि पहली चीज तो जब पिस्टन यहां पर था तो स्टेट ऑफ रेस्ट था, इक्विलिब्रियम था, और इक्विलिब्रियम पर मैं बोल सकता हूं कि P इंटरनल वाज इक्वल टू P एक्सटर्नल। और अगर कोई भी मास उसके ऊपर नहीं रखा है तो एटलीस्ट बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही ना फोर्स लगाने के लिए। तो मतलब जब P इंटरनल इक्वल टू P एक्सटर्नल था तब प्रेशर मान लो कि 1 atm था। क्लियर है बात यहां तक? अब अपन ने क्या किया, अचानक से एक ब्लॉक रख दिया। पहली चीज तो डिस्कस क्या कर रहे हैं वापस से बता देता हूं, मैं आपको यह डिस्कस कर रहा हूं कि एक्सटर्नल ही क्यों लिखा। तो हमने ये देखा कि एक्सटर्नल क्यों लिखा, क्योंकि वो कांस्टेंट होगा। तो अपन यही चेक कर रहे हैं कि भैया कंप्रेशन करो चाहे एक्सपेंशन करो, क्या सच में एक्सटर्नल प्रेशर ही कांस्टेंट था क्या, इंटरनल का वेरिएबल था क्या, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो कि पहले यहां पर था ये पिस्टन, तो P इंटरनल इक्वल टू P एक्सटर्नल। अब अचानक से अपन ने क्या कर दिया कि यहां पर एक ब्लॉक रख दिया। अचानक से मास रखोगे तो अचानक से फोर्स भी तो बढ़ेगा, और लेट्स सपोज कि जैसे ये ब्लॉक रखा इसकी वजह से जो एक्सटर्नल प्रेशर जो पहले 1 atm था अचानक से 10 atm हो चुका है। ठीक है, पर अंदर वाला तो 1 atm ही था ना। अब ये तो आपको भी पता है कि अगर ब्लॉक रखोगे तो कंप्रेशन तो होगा, यानी कि वॉल्यूम तो कम होगा, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो अंदर वापस से नया इक्विलिब्रियम कब आएगा? वापस से नया इक्विलिब्रियम तब आएगा जब वापस से अंदर और बाहर का प्रेशर सेम हो जाएगा। अब बाहर का प्रेशर तो 10 था, अब कंटिन्यूअस अंदर वाला अपने आप को एडजस्ट करेगा, और वो तो वैसे भी समझ में आ रहा है कि जब नीचे आएगा वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो नया इक्विलिब्रियम वहां आएगा जब अंदर और बाहर दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा। तो बाहर वाला तो फिक्स था क्योंकि मास फिक्स है, अंदर वाला कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे ही अंदर वाला 10 हो जाएगा वैसे नया इक्विलिब्रियम आएगा। समझ में आ गई बात? तो नया इक्विलिब्रियम जब आया, अब मुझे बताओ कि ड्यूरिंग कंप्रेशन बाहर वाला तो कंटिन्यूअसली कांस्टेंट ही था, कंटिन्यूअस कौन चेंज हुआ? इंटरनल, वही तो कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा था। तो हमने अभी अभी ऑब्जर्व किया ये जब कंप्रेशन का एग्जांपल लिया था तो एक्सटर्नल प्रेशर वाज कांस्टेंट। कौन सा प्रेशर कांस्टेंट था? एक्सटर्नल प्रेशर वाज कांस्टेंट।
अब पहली चीज तो किसी के मन में डाउट आ सकता है कि सर ये जो फॉर्मूला था जो आपने डराइव करवाया, क्या सर ये सिर्फ कंप्रेशन के लिए है क्या? बेटा कंप्रेशन एक्सपेंशन दोनों के लिए है। मैंने तो सिर्फ एग्जांपल लेके समझाया था कि चलो कंप्रेशन के थ्रू समझ लो। इसी तरीके से देखना एक्सपेंशन में डिस्कस करेंगे, और एक्सपेंशन में फिर से चेक करते हैं कि भैया इस बार कौन सा प्रेशर कांस्टेंट और कौन सा प्रेशर वेरिएबल। ठीक है, अब भैया पिस्टन यहां तक आ चुका है और यहां पर ब्लॉक था। अब नया जब इक्विलिब्रियम आया तो बेटा अंदर और बाहर दोनों का प्रेशर कितना कितना हो चुका है, 10 एटीएम और 10 एटीएम। अब अचानक से अपन ने क्या किया बेटा, ब्लॉक हटा दिया। जैसे ही ब्लॉक हटाओगे, अब ब्लॉक हटाते तो बाहर का प्रेशर 1 एटीएम ही था ना, ये अपन थोड़ी भूल जाएंगे। बाहर का प्रेशर कितना था, 1 एटीएम, मगर अंदर वाला तो 10 था ना। अब आपको भी पता है ब्लॉक हटाओगे तो ऊपर ही आएगा ना पिस्टन, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। तो भैया नया इक्विलिब्रियम तब आएगा, पिस्टन वापस से वहां आके रुकेगा जहां पर अंदर वाला वापस किसके बराबर हो जाएगा, बाहर वाला तो 1 था, अब अंदर वाला भी जब 1 हो जाएगा तब जाके नया इक्विलिब्रियम आएगा। तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, कम होता जाएगा, ड्यूरिंग एक्सपेंशन कम होता जाएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो बाहर वाला तो 1 ही था, कंटिन्यूअस कौन चेंज हुआ, अंदर वाला। तो इसीलिए तो अपन बोले कि चाहे एक्सपेंशन भी किया ना, तो एक्सपेंशन करने के बाद में भी एक्सटर्नल तो कांस्टेंट ही था, इंटरनल चेंज हो रहा था। तो हमें तो वो प्रेशर चाहिए था जो कांस्टेंट हो, इसीलिए तो एक्सटर्नल लिया अपन ने। समझ में आ गई बात? तो ये मैंने आपको रीजन भी बता दिया, अगर भूल भी जाओगे तो भी चलेगा। क्लियर है क्या बात? अब अपन इसको ऑब्जर्व करते हैं। अब एक तरीका तो ये हो सकता था कि मैं तुम्हें क्वेश्चन देता, तुम अटक अटक के सॉल्व करते, फिर अपन डिस्कस करते, मजा नहीं आता। मैं एक ही बार में सारी पॉसिबिलिटीज बता देता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये भाई ये सब हटाया मैंने, अब ध्यान से समझ लो आप। पहली चीज तो ये कि सर पी एक्सटर्नल डेल्टा वी आपने लिखा है, तो सर इसके अंदर प्रेशर कौन से यूनिट में पुट करना है? प्रेशर की अलग अलग होती है यूनिट, एमएम ऑफ एच जी, टॉर, पास्कल, बार, अलग अलग होती है। बेटा यहां पर प्रेशर आप वैसे इन जनरल अपन पुट करेंगे एटीएम में, ठीक है, मगर एटीएम और बार लगभग सेम होता है, तो हो सकता है कभी कभी बार भी गिवन, ठीक है, अदरवाइज अपने को किस में पुट करनी है, एटीएम में। क्लियर है? वॉल्यूम बेटा आप पुट करोगे लीटर में, और पहली चीज तो लीटर बोल दो, डेसीमीटर क्यूब बोल दो, एक ही बात होती है, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब एक ही बात है। क्लियर होगा यूनिट? अच्छा सर और क्या करें? बेटा इसमें कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने कैलकुलेट किया तो ऑब्वियस सी बात है एटीएम इनटू लीटर, लीटर एटीएम हो जाएगा ना, और लीटर एटीएम भी तो एनर्जी होता है नहीं होता है? अब दिक्कत कभी ये हो सकती है कि आपने तो कैलकुलेट किया लीटर एटीएम में, पर ऑप्शंस जूल, कैलोरी, अर्ग इन सब में है, तो कन्वर्जन आने चाहिए, और कन्वर्जन तुम्हें याद होने चाहिए। हो सकता है किसी को याद नहीं हो, याद नहीं भी है, फर्स्ट चैप्टर में लिखवा दिए थे और हेडिंग में लिखवाया था सम इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जंस, उसमें भी एनर्जी पे भी स्टार लगवाया था। अब देख लो, दोबारा लिखवा देता हूं, अब मत भूलना अगर पहले भूल गए हो तो। तो बेटा क्या क्या कन्वर्जन है? 1 लीटर एटीएम कितने जूल के बराबर है? नहीं याद? 2-4 बच्चे बोल रहे हैं बस भैया, 101.3 जूल। 1 कैलोरी 4.2 जूल, 1 जूल कितने अर्ग? 10 की पावर 7 अर्ग। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। क्लियर है? तो बेटा ये गलती से भी मत भूलना, क्योंकि चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स है, बात ही पूरे चैप्टर में एनर्जी की कर रहे हो, तो एनर्जी का कन्वर्जन ही याद नहीं होगा तो कैसे चलेगा काम? तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है। ठीक है, अब मैंने क्या क्या डिस्कस किया? पहले मैंने यूनिट डिस्कस की, कन्वर्जन के बारे में बात की, और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, सबसे बच्चों जैसा क्वेश्चन तो ये बन सकता है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि एक प्रेशर दे दिया, 2 वॉल्यूम दे दिए, कर लेंगे कैलकुलेट, एक प्रेशर 2 वॉल्यूम, हो जाएगा सॉल्व? ठीक है सर। बेटा ऐसा भी पॉसिबल है कि 2 प्रेशर गिवन हो, 2 वॉल्यूम गिवन हो, तब क्या करेंगे सर? बेटा जब 2 वॉल्यूम गिवन हो तब डेल्टा भी आ जाएगा। अब 2 प्रेशर में कौन सा प्रेशर लेंगे? बेटा जब भी आपको 2 प्रेशर, एक्सटर्नल गिवन ही नहीं है, बोला ही नहीं कौन सा एक्सटर्नल कौन सा इंटरनल, वो तो हमने लिखा है, वो थोड़ी बोलेगा दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर, दिमाग लगाना पड़ता है। तो शुरू से सीधा जुगाड़ बता रहा हूं, कभी भी 2 प्रेशर गिवन हो, ज्यादा दिमाग ही मत लगाना, जो फाइनल प्रेशर होगा वही लेना है। समझ में आ गई बात? अब उसने बोल दिया कि पहले 1 एटीएम था, 5 एटीएम हो गया, ये लोगे। उसने बोल दिया 5 एटीएम था, अब 1 हो गया, 1 लोगे। समझ में आ गई बात? तो किसी भी क्वेश्चन में अगर 2 प्रेशर गिवन होंगे, हमेशा कौन सा प्रेशर लोगे? फाइनल प्रेशर। क्लियर है? एक गलती ये मत करना कि डेल्टा वी का मतलब आप सोचो बड़े में से छोटे को माइनस करना,
बेटा डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है बेटा? और क्या क्वेश्चन बन सकता है? और क्वेश्चन इसके अंदर ऐसा भी बन सकता है कि एक ही प्रेशर गिवन है, दो वॉल्यूम गिवन है, मगर अब मोल की बात करना स्टार्ट कर दे। वो बोले कि बताओ इतना प्रेशर था, इतना वॉल्यूम चेंज हो गया, तो 2 मोल के लिए वर्क क्या होगा, 5 मोल के लिए वर्क क्या होगा, हाफ मोल के लिए वर्क क्या होगा, 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए निकालो, 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए निकालो। क्या करेंगे? अगर मोल की बात की जाए तो पहली चीज तो ये जो कैलकुलेशन थी ये 1 मोल के लिए मान के चलना। अब अगर वो हाफ मोल के लिए पूछ रहा है तो इंटू हाफ कर देना, 2 मोल के लिए पूछ रहा है तो इंटू 2 कर देना, 5 मोल के लिए पूछ रहा है तो इंटू 5 कर देना। पर मॉड्यूल में आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, और इवन माइनर टेस्ट में भी शायद ही ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पर कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, एनथ्यूज के, अचीवर के, कहीं के भी, या किसी रेफरेंस बुक के आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, हो सकता है मिल जाए। अपने को आना चाहिए, क्योंकि टॉपिक हो गया तो क्वेश्चंस भी होने चाहिए। समझ में आ गई बात? और क्या बन सकता है सर? बेटा ऐसा भी बन सकता है कि तुझे मोल दे दे और तुझे टेम्परेचर चेंज बता दे कि जब अपन ने इतना वर्क किया था ना, तो इतने मोल के लिए टेम्परेचर यहां से यहां पहुंच गया था। ऐसा भी गिवन हो सकता है। अब बच्चा सोचेगा कि यार फॉर्मूला तो एक ही लिखवाया था, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, इसमें तो टेम्परेचर लिखा ही नहीं है, इसमें तो मोल लिखे ही नहीं है, अब कहां से आंसर करें? तो बेटा अपन ने सिक्के का एक ही तो पहलू देखा, और जनरली सिक्के का एक ही पहलू दिखाया जाता है, दूसरा पहलू तो अपन देखते ही नहीं है। सर दूसरा पहलू कौन सा है? बेटा पीवी को देख के तुम एनआरटी को भूल जाओगे? एनआरटी नाम की भी तो कोई चीज होती है। तो मुझे बताओ कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगर अपन रिलेट करें, तो मुझे बताओ अगर लेफ्ट साइड में डेल्टा लगाया तो राइट साइड भी तो लगना चाहिए। तो अगर मैं लेफ्ट साइड में डेल्टा लगा रहा हूं, तो अगर पी डेल्टा वी है तो राइट साइड भी डेल्टा लगेगा। अब डाउट आता है डेल्टा किस में लगेगा? बेटा आप सुनना मेरी बात ध्यान से, डेल्टा किस में लगेगा? मैंने स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट लेक्चर में बोल दिया था कि इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट है प्रोसेस और एक पार्ट है केमिकल रिएक्शन। अपन प्रोसेस वाला पार्ट ही तो डिस्कस कर रहे हैं। और जब प्रोसेस की बात करते हैं या कंटेनर या एक्सपेंशन कंप्रेशन की बात कर रहे हो, तो गैसेस तो वैसे भी नॉन रिएक्टिव है, मोल्स तो वैसे ही कांस्टेंट होंगे। मान लो अपन सब नॉन रिएक्टिव गैसेस है, अपन सब पार्टिकल्स हैं, रूम की साइज कम हो गई, रूम की साइज बढ़ गई, अपन तो नॉन रिएक्टिव है, मोल्स तो उतने ही रहेंगे। समझ में आ गई बात? तो मतलब यहां पर मोल कांस्टेंट होंगे, आर कांस्टेंट होगा, तो फिर टेम्परेचर को चेंज होना पड़ेगा, तो ये रिलेशन हो जाएगा एन आर। अब आ जाएगा? समझ में आ गई बात? तो ये आ गया बेटा अपने पास रिलेशन। ठीक है सर। बेटा फिर से आपके एक डाउट आना चाहिए। माइनस बेटा माइनस प्लस सिर्फ ये बताता है कि किसने वर्क किया, किस पर वर्क हुआ। अगर पी डेल्टा वी लिखा है तो एन आर डेल्टा टी हो गया, तो अगर माइनस पी डेल्टा वी होगा तो माइनस एन आर डेल्टा टी कर देना, उसमें क्यों परेशान होता है? ठीक है। अब मुझे, अब तुम्हारे फिर से अब 2 डाउट आने चाहिए। पहली चीज मैंने क्या क्या डिस्कस किया, देखो, एक प्रेशर 2 वॉल्यूम हो जाएगा सॉल्व, 2 प्रेशर 2 वॉल्यूम हो जाएगा, 2 में से फाइनल वाला प्रेशर लोगे हो जाएगा। एक प्रेशर 2 वॉल्यूम, मोल्स भी गिवन है, जितने मोल के लिए पूछा उससे मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? एन गिवन है, डेल्टा टी गिवन है, रिलेशन डराइव कर दिया। सर अब इसमें कंफ्यूजन है, किसी के भी नहीं भी है तो मैं क्रिएट कर देता हूं। सर कंफ्यूजन एक तो ये है कि आर की वैल्यू क्या पुट करनी है। सर 0.0821, इसमें क्या डाउट है? बेटा नहीं, आर की 3 वैल्यूज होती है, अब सुन लो, आर की 3 वैल्यूज होती हैं। कौन कौन से वैल्यूज होती हैं? आर की एक वैल्यू होती है 0.0821, एक वैल्यू होती है 25/3, जिसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 8.314, एक होती है बेटा 2। इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो सब तीनों में से सारी तो अलग अलग है, आंसर भी तो अलग अलग आएगा। तो क्या एक एक करके चेक करेंगे कि आंसर किससे मैच कर रहा है? ऐसा थोड़ी करना है बेटा। 0.0821 तुम तब यूज करना अगर तुमसे वो आंसर लिटर एटीएम में पूछ रहा है। आपने खुद चेक कर लिया कि आपसे वर्क कैलकुलेट करवाना चाह रहा था, और आपने खुद ने देखा कि क्वेश्चन में या फिर ऑप्शंस में जूल, लिटर, एटीएम, अर्ग कुछ ऐसा आ रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस यूनिट में कैलकुलेट करना है। तो अगर लिटर एटीएम में पूछ रहा है तो 0.0821। और याद कर लो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, फर्स्ट चैप्टर में जब डराइव किया था तो अपन ने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो किया था, तो वहां से अपन ने 0.0821 ही तो यूज किया था। ये फिजिक्स में भी आएगा बेटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कुछ कुछ चीजें मैच कर रही हैं, ये वाली चीज वहां पर भी पढ़ोगे भाई, तब तक तो तुम्हें वैसे याद हो चुका होगा। आर बेटा तब यूज करोगे जब जूल की बात करोगे, और 2 बेटा तब यूज करोगे जब कैलोरी की बात करोगे। ठीक है?
अब बाकी और कुछ गिवन हो तो तुम कन्वर्ट कर लेना। यहां तक बात क्लियर है? क्या करना है, मोल तो मोल की तरह होंगे, टेम्परेचर चेंज की तरह होगा। अब आर अगर तुमने ये पुट किया तो लीटर एटीएम में आएगा, ये पुट किया तो जूल में आएगा, ये पुट किया तो कैलोरी में आएगा। क्लियर हो गई बात? सर अभी भी एक डाउट है। सर क्या डाउट है? सर डेल्टा टी की यूनिट क्या रखनी है? सर डिग्री क्या रखनी है? केल्विन। किसे रे मोड़ा केल्विन? वेरी इजी सर। क्या डाउट है इसमें? केल्विन। अबे मेरे भाई इस हिसाब से तो डिग्री सेल्सियस में चेंज गिवन होगा तो 273 ऐड कर देगा तू तो। उसने बोला 5 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है, अच्छा केल्विन में तो पुट करते हैं प्लस 273 कर दो कि तुम ही तो बोले केल्विन में पुट करेंगे सर। मेरे भाई इधर देख, पहले तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच का रिलेशन बताओ। केल्विन इट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, है कि नहीं है? अब एक चीज ऑब्जर्व करते हैं अपन, वहां से तुम्हें क्लियर होगा कि केल्विन डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। मान लो कि 27 डिग्री सेल्सियस था तो केल्विन में कितना आएगा? 300। कितना आएगा? 300। मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस था तो केल्विन में कैलकुलेट कर लेना आएगा 303। कितना आएगा? अब मुझे बताओ डिग्री सेल्सियस में कितने का इंक्रीज आया? 3 का। तो केल्विन में भी कितने का आया? 3 का। तो बेटा जितना इंक्रीज डिग्री सेल्सियस में आता है ना उतना इंक्रीज केल्विन में भी आता है। इसी तरीके से जितना डिक्रीज डिग्री सेल्सियस में आता ना उतना ही डिक्रीज केल्विन में भी आता, फ़ारेनहाइट में भी आता। समझ में आ गई बात? तो इसमें तो तुम्हें परेशान ही नहीं होना बेटा, ये तो और अच्छी बात है, कुछ भी नहीं करना, जितना चेंज चाहे किसी में भी गिवन हो सीधे पुट करो। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो इसीलिए मैंने डिस्कस कर लिया पहले ही, बोल दिया सर केल्विन तो 273 थोड़ी ऐड करोगे, वहां कंफ्यूज होता, अपन पहले डिस्कस कर लिए। क्लियर है बात? तो ये नोट कर लो भाई, जो काम का नहीं है सब हटा देता हूं। ये काम का था क्या? ये तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के लिए है। लिखूं क्या वापस से? लिख लेता हूं भाई। क्या क्या लिखवाया था? एक प्रेशर दो वॉल्यूम, दो प्रेशर दो वॉल्यूम, एक प्रेशर दो वॉल्यूम, मोल्स और मोल्स चेंज इन टेम्परेचर। ये भी मिटा दूं, यहां रखूं? ओए कौन है ये? अब किसी ने पूछा सर एक प्रेशर दो वॉल्यूम के क्वेश्चंस कैसे करने हैं? सारे क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे अपन, ये नोट करो बस। हाँ मेरे भाई। लिख लिया? अब ये किसी को डाउट आया सर ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, फिर से बता दीजिए। तो दोबारा बता देता हूं भाई, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी।
ये पी डेल्टा वी हो चुका है, मतलब यहां चेंज लगाया तो यहां भी तो चेंज लगेगा। अब यहां चेंज लगाएंगे तो आर तो कांस्टेंट है। अपन जिस तरह के एग्जांपल्स ले रहे हैं वो सारे प्रोसेस वाले हैं। प्रोसेस मतलब कंप्रेशन एक्सपेंशन, और जब भी कंप्रेशन एक्सपेंशन की अपन बात कर रहे हैं तो उसमें गैसेस आपस में कोई रिएक्ट नहीं कर रही, सब नॉन रिएक्टिव है, और उस केस में मोल्स हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाले हैं। तो अगर मोल कांस्टेंट है तो फिर चेंज तो टेम्परेचर में ही आना पड़ेगा, इसीलिए अपन ने रिलेशन लगा दिया। नोट कर लिया गया? एक चीज और डिस्कस करेंगे। अच्छा ये बताओ कि एक्सटर्नल प्रेशर समझ में आ रहा है क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब है, यहां पर सबका ध्यान होना चाहिए, यहां पर देखो कि अपन ने कंटेनर लिया है, इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर लिया है, ये जो अंदर वाला है ये हमारा सिस्टम है, और इसके बाहर अपन ने कोई ना कोई गैस ली होगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और यहां भी अपन ने गैस ली हुई है। ये सिलेंडर वाला एग्जांपल है, इसमें यहां पर अपन ने पिस्टन लगा दिया, अब बाहर से जितना प्रेशर लगेगा वो एक्सटर्नल प्रेशर है, यही तो बात है। इसी में अगर अपन ने ब्लॉक रख दिया तो कंप्रेस हो गया, हटा दिया तो एक्सपैंड हो गया, 1 atm प्रेशर आ गया, ऐसे कुछ बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ कि प्रेशर किसकी वजह से लगा? पार्टिकल्स की वजह से लगा ना। अगर पार्टिकल ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, पार्टिकल कम तो प्रेशर कम। मुझे बताओ कि अगर इसी क्लासरूम में अपन ने बीच में कहीं कंटेनर रख दिया और मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, मैंने गैस हटा दी, पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया, अब मुझे बताओ क्या एक भी पार्टिकल है क्या? अब तो एक भी पार्टिकल नहीं है, तो क्या एक भी पार्टिकल फोर्स लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो पहली चीज तो अपन को यह समझ में आ रही है कि इन वैक्यूम के केस में जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा? पर बेटा वर्क का फॉर्मूला तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी था, जब एक्सटर्नल प्रेशर ही 0 तो वर्क भी क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गई बात? तो यहां से कंक्लूजन निकला कि वर्क डन इन वैक्यूम विल बी इक्वल टू 0। वर्क डन इन वैक्यूम विल बी इक्वल टू 0। अब वो चाहे कितना ही फैंसी सा क्वेश्चन बनाए कि इतना प्रेशर था, इतना वॉल्यूम था, वॉल्यूम चेंज हो गया, बीच में अगर अचानक से छोटा सा उसने अगर वैक्यूम लिख दिया तो वर्क डन इन वैक्यूम विल बी, क्लियर है? तो एक लाइन लिखना आप इसके बाद, इन वैक्यूम पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। हाँ नोट लिख लो आप चाहो तो, इन वैक्यूम पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। फिर ये वर्क भी ये नोट किया है मैंने राइट साइड में, ये नोट कर लेना बिल्कुल। लिख लिया बेटा? ये जो वर्क डन इन वैक्यूम है ना, इसका एक दूसरा नाम भी मिल सकता है आपको किसी किसी क्वेश्चन में, इसको बोल सकते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, तो इसके साथ फ्री एक्सपेंशन में लिख लेना। तो चाहे वैक्यूम बोले चाहे फ्री एक्सपेंशन बोले एक ही बात है, तो उस केस में वर्क कितना हो जाएगा? 0। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, लास्ट पॉइंट, और फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन। लिखो एरिया अंडर पीवी ग्राफ, ये इस फॉर्म में लिख लेना, एरिया अंडर पीवी ग्राफ represents area under PV graph represents work done। लिख लिया? एरिया अंडर पीवी ग्राफ रिप्रेजेंट्स वर्क डन। एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल आपके पास, ये प्रेशर और वॉल्यूम, ये एक पॉइंट मैंने यहां पर लिया, 3 कर्व में यहां पर बना रहा हूं। लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व एंड थर्ड कर्व। फर्स्ट कर्व से W1 मिला, सेकंड से W2 और थर्ड से W3 मिला। आपको यही क्वेश्चन गिवन था फॉर एग्जांपल, या हो सकता है दूसरे का ही गिवन हो सकता है कि ऐसा सर्कल गिवन हो,
हो सकता है कि ऐसे आपको ये साइक्लिक प्रोसेस इस फॉर्म में गिवन हो, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम और कोई रीडिंग आपको गिवन हो, आपसे पूछे कि भैया वर्क बताओ कितना होगा, तो उसी के लिए मैं क्या लिखवा दिया, एरिया अंडर पीवी ग्राफ रिप्रेजेंट्स वर्क डन। तो ये एरिया निकाल लेना, वर्क मिल जाएगा, इसका एरिया निकाल लेना, वर्क मिल जाएगा। क्लियर है बात? अब मैंने ये एग्जांपल आपसे पूछा, मैंने पूछा बेटा इसमें बताओ कि W1 W2 W3 में सीक्वेंस क्या आएगा, तो जिसमें एरिया ज्यादा मिलेगा उसमें वर्क ज्यादा मिलेगा। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा एरिया किसका, मैंने क्या लिखा, एरिया अंडर। तो बेटा इसके अंदर का एरिया देखो, मैं W1 की बात कर रहा हूं यहां पर, ये देखो ये एरिया आया, और आप खुद देख सकते हो कि उसके नीचे वाले कर्व में उससे कम ही एरिया मिलने वाला है आपको। तो सबसे ज्यादा एरिया किसमें मिला, W1 में, उसके बाद W2, उसके बाद, तो जिसका एरिया ज्यादा उसका वर्क ज्यादा, तो सबसे बड़ा वर्क कौन, W1, फिर W2, फिर W3। क्लियर है? नोट कर लो। लिख लिया? क्वेश्चन लिखो। टेम्परेचर ऑफ 2 moles of gas temperature of 2 moles of gas is increased by 2 degrees Celsius at constant pressure. Find work. ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। मोल दिया है, चेंज इन टेम्परेचर दिया है, तो बेटा रिलेशन था आपके पास NR डेल्टा T। देखो क्या आएगा, तो भैया मोल कितने गिवन है, 2R, डेल्टा T कितना, 2, कितना हो जाएगा 4R, तो आंसर क्या आएगा। बेटा अगर ऑप्शंस में माइनस होता माइनस लगाता, वैसे भी माइनस और प्लस तो ये रिप्रेजेंट करता है किसने वर्क किया, है ना, तो यहां मैग्नीट्यूड कंपेयर हो रहा है। अगर इनके इस ऑप्शंस होते एक +4R, एक -4R, तब -4R टिक करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, a gas with initial pressure of a gas with initial pressure of 5 atm expands
अब दो पार्ट है इसमें. फर्स्ट पार्ट, अगेंस्ट वैक्यूम. सेकंड, against constant pressure of 1 atm, constant pressure of 1 atm when its volume changes from 5 liter to 10 liter. Calculate work done in liter atm. Calculate work done in liter atm. फर्स्ट तो इजी है ना, वर्क डन इन वैक्यूम इज 0. अब सेकंड वाले के लिए माइनस पी डेल्टा भी लगाना है. तो प्रेशर कितना 1 और डेल्टा भी निकाल लो, फाइनल माइनस इनिशियल 5 आएगा. -5 लीटर एटीएम आना चाहिए. क्वेश्चन के सेकंड वाले पॉइंट की लास्ट लाइन, कैलकुलेट वर्क डन इन लीटर एटीएम. लिख लिया. अब एक क्वेश्चन इसी में होमवर्क के लिए. 2 liter of a gas, 2 liter of a gas was expanded to a final volume of 12 liter against constant external pressure of 2 atm. Calculate work done in joule. अब स्पेस छोड़ देना भाई, इसमें आधा पेज छोड़ देना. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इज नेगेटिव. वर्क डन इज नेगेटिव. अगला सवाल, वर्क डन इज नेगेटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग. ये ऑप्शन से नोट करो. कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सोच के बताना. क्वेश्चन क्या है, दोबारा बोल देता हूं. वर्क डन इज नेगेटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग. और जिसने इसका आंसर निकाल लिया, मॉड्यूल निकाल लेना. इसके बाद इंटरनल एनर्जी स्टार्ट करेंगे, मॉड्यूल से समझाऊंगा. और मॉड्यूल नहीं भी लाए हो तो पड़ोसी की मॉड्यूल से डिस्कस कर लेना. पड़ोसी नहीं लाया तो पीछे वालों से मांगो.
अबे ऐसे थोड़ी होता है यार। नहीं है तो फिर आज ऐसे मैं खुद पूरा लिखवा देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर से ले आना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा ये बताओ। चलो कैसे सोचेंगे, कौन बताएगा क्या आएगा, कौन सा आएगा आंसर। हाँ भाई बता। अरे आराम से आराम से। हाँ हाँ पहले जो था वो भी गैसेस था, तो ज्यादा वॉल्यूम हो गया इस साइड, हाँ तो फिर माइनस करेंगे और फॉर्मूले में माइनस नेगेटिव भी होता है, तो फिर अगर पॉजिटिव आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तेरी भावना समझ गया, तो थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, जल्दबाजी में हो रहा है, मैं समझाता हूं, तेरी भावना में व्यक्त करता हूं भाई। आंसर अच्छा फर्स्ट किस किस का आ रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हो सकता है किसी को क्लिक नहीं हो रहा हो क्या क्या आंसर आएगा। चलो देखते हैं अपन, क्वेश्चन एक एक करके अपन देखते हैं, हो सकता है फोर्थ की जगह कुछ और आ जाए। आपसे पूछे वर्क डन इज नेगेटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पूछा है ना। अब पहले तो आप मुझे बताओ कि जब एक्सपेंशन होता है या फिर चलो कंप्रेशन जब होता है, कंप्रेशन के केस में वर्क पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव होता है भाई, और एक्सपेंशन में वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि यार वर्क किस में नेगेटिव होगा, इसका मतलब एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ने वाला केस देखना है आपको। अब आप मुझे बताओ, पहले वाले में तो एक और एक मिलके मतलब टोटल दो से एक मिल रहा है, तो वॉल्यूम तो कम हुआ ना। मान लो कि इसका एक मोल था, इसका एक मोल था, तो इनके वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम हो गए। हमें तो ऐसा ऑप्शन देखना था जिसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन बोल दिया ना, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। पहले वाले में वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सेकंड वाले में सेम है, एक और एक दो सेम है ना, रिएक्टेंट भी दो, प्रोडक्ट भी दो। तीसरे में सेम है। फोर्थ देखोगे तो एक से दो वॉल्यूम बढ़ चुका है भाई, बढ़ा ना। तो हमारे अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ, जिसमें क्या बोल सकते हैं अपन कि मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वर्क नेगेटिव मतलब क्या है, वर्क नेगेटिव मतलब एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम शुड बी इंक्रीज्ड। सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4। एक्सो एंडो से कुछ नहीं, देख तो वॉल्यूम से ही रहे हो। लिख लिया। इसके बाद हेडिंग लिखना आप लोग, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ये मिटा देता हूं। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी डिस्कस करेंगे अभी अपन। अब बिल्कुल अच्छे से समझ लो, क्योंकि बहुत अच्छे से एकदम इसको डिटेल में मैं समझाने वाला हूं, मतलब इसके कंसेप्चुअल पॉइंट्स, जो इवन रिपीटर बैचेस भी जो होते हैं उनके भी जो बच्चे होते हैं, जो भी छोटी छोटी गलतियां जो कर सकते हैं, एक आध दो पॉइंट ऐसे वो मैं सब पूरी सारी चीजें डिस्कस करके बताऊंगा। क्योंकि जनरली बच्चे लिख तो लेते हैं मगर उनको याद नहीं रहता, उनका रीजन नहीं पता होता, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी होता क्या है, पहली चीज तो बेटा इंटरनल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर अपन यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई या फिर यू से। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ये मैंने जैसे आई ई करके लिख दिया इंटरनल एनर्जी। कोई भी सिस्टम है, मान लो कि मैं सिस्टम हूं, या हो सकता है कि कोई कंटेनर हो जिसमें आपने गैस फिल कर रखी है और वो सिस्टम है अपना। किसी भी सिस्टम के अंदर की जो टोटल एनर्जी है, उस टोटल एनर्जी को अपन क्या बोल रहे हैं, इंटरनल एनर्जी। जैसे मैं सिस्टम हूं, मेरी इंटरनल एनर्जी आपको बतानी है, तो मेरे अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी जितनी भी तरह की एनर्जी आप बता सकते हो, काइनेटिक, पोटेंशियल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, जो भी आप बता सकते हो, सारी एनर्जीज का टोटल सम करोगे तो जो मिलेगा वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। समझ में आ गई बात। जैसे मान लो आपके पास गैस है, सिस्टम के अंदर क्या फिल कर दिया, गैस। अब गैस के पार्टिकल्स, ऑब्वियस से बात है, गैस है तो फ्लूइड है, वो पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी होगी, हो सकता है टकरा रहे हो सकता है वाइब्रेट कर रहे हो।
जितनी तरह की एनर्जी इनकी वजह से होगी, अगर वो सारी एनर्जी का टोटल सम कर दोगे तो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आ जाएगी. सो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इट इज द टोटल एनर्जी इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ड्यू टू वेरियस पार्टिकल्स. समझ में आ गई बात? तो आप लिखो इंटरनल एनर्जी के लिए कि क्या है इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी में लिखो एवरी सब्सटेंस, एवरी सिस्टम, एवरी सिस्टम possess a fixed quantity of energy. Every system possesses a fixed quantity of energy which is associated with its particles लिख लिया full stop. the sum of these different energies in a system is called internal energy. Is called internal energy. लिख लिया आपने? तो इंटरनल एनर्जी भाई किसके बराबर लिख सकते हैं अपन? इंटरनल एनर्जी इट इज एक्चुअली द सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल. नोट नहीं करना है अभी. काइनेटिक पोटेंशियल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एक्सेट्रा, जितने नाम याद आ सकते हैं सबको लिख दो. सबका टोटल सम करोगे तो वो जो टोटल एनर्जी कंटेंट मिलेगा उसको अपन क्या बोल सकते हैं? इंटरनल एनर्जी. अब एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, केमिस्ट्री की मॉड्यूल अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे अलग अलग करके लिखा हुआ मिलेगा कि भैया काइनेटिक, पोटेंशियल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इन सबको ऐड कर लो, आपको इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी. पर लॉजिकली अगर अपन बात करें, जैसे ये ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स में भी पढ़ोगे आप, तो लॉजिकली अपन बात करें तो एक्चुअल में जो वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इसके बाद की जितनी भी एनर्जीज हैं ये सारे की सारे इनडायरेक्टली काइनेटिक और पोटेंशियल का ही सब पार्ट है. ठीक है? तो अगर फिजिक्स की मॉड्यूल देखोगे तो आपको इस तरीके से नहीं गिवन होगा. उसमें डायरेक्टली एक्चुअल में कैसा गिवन होगा कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, क्योंकि जो अलग से भी होगा वो एक्चुअल में इसी के ही तो पार्ट है. तो अपन इसी को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो ये करेक्ट फॉर्म हो जाएगा इसका. तो क्या है इंटरनल एनर्जी? इट इज एक्चुअली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो इसके बाद आप लिखना इंटरनल एनर्जी इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ये रिप्रेजेंटेशन आप लिख लेना इसका. इंटरनल एनर्जी इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. लिख लिया? अच्छा बेटा ये है तो एनर्जी ही ना, तो बताओ एनर्जी इंटेंसिव होता है या एक्सटेंसिव? क्या होता है? एक्सटेंसिव. क्या होता है? एक्सटेंसिव. अच्छा कैपिटल लेटर से लिखा या स्मॉल? तो बताओ स्टेट फंक्शन या पाथ? स्टेट फंक्शन. तो इसके लिए 2 पॉइंट अपन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इज अ स्टेट फंक्शन. तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी and is a state function. लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, we can never find out the absolute value of
इंटरनल एनर्जी। लिख लिया? क्या बोला मैंने? वी कैन नेवर फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है, यहां पर ध्यान दो। ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते इंटरनल एनर्जी का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि कोई भी सिस्टम है, मैं सिस्टम हूं, जैसे आपके सामने किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पर हूं मैं, चाहे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 साल बाद मैं दूसरे स्टेट में आ जाऊंगा, चाहे हाइट चेंज हो जाएगी, चाहे वेट चेंज हो जाएगा, चाहे कुछ भी चेंज होगा, मगर वो दूसरे स्टेट होगी। अभी आपके सामने एक पर्टिकुलर स्टेट पर हूं। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पर अपन सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं बता सकते कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी। जैसे मान लो दिस इज स्टेट 1, तो इसके मोल्स होंगे, मास होगा, वॉल्यूम होगा, सब बता सकते हो, मगर इंटरनल एनर्जी नहीं बता सकते अपन। समझ में आ गई बात? सिस्टम मान लो दूसरे स्टेट पर चला गया, सेकंड स्टेट आ गया, हो सकता है मोल चेंज हो गए, वॉल्यूम चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया, उस पर भी देखोगे तो उस पर भी इंटरनल एनर्जी नहीं बता सकते। वी कैन नेवर फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लो कि आपने एक दिन मूड बनाया आपका कि यार एक काम करते हैं, आज मैं एक सिस्टम के इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के पीछे लग जाता हूं। आपने सोचा कि यार इंटरनल एनर्जी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो इन सारी एनर्जीज को मुझे ऐड करना पड़ेगा, मिल जाएगा? आपने सोचा कि एक एक करके सबको कैलकुलेट करता हूं, काइनेटिक कर लेता हूं, पोटेंशियल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, सबको ऐड कर दूंगा। मैं जब कैलकुलेट करूंगा और ऐड करूंगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा। पर एक्चुअल में होगा क्या? एक्चुअल में यह होगा कि आपने सोचा कि पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेता हूं। आप पार्टिकल के पीछे भागे कि भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, कैलकुलेट कर लेता हूं, लिख दूंगा और सबके कैलकुलेट करके ऐड कर दूंगा। आप पहले काइनेटिक कैलकुलेट करने गए, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने गए, वो पार्टिकल तो किसी दूसरे से टकरा के हो सकता है एनर्जी ट्रांसफॉर्म ही कर दे, है कि नहीं है? तो यार आप अगर फिक्स उसकी वैल्यू होती तब तो बहुत ही इजी था ना, पर जैसे ही उसके पास में गए उसने तो उसकी वैल्यू चेंज कर ली, आप तो कंफ्यूज हो गए। फिर आपने सोचा चलो यार फिर दोबारा काइनेटिक कैलकुलेट करता हूं, क्या पता अब चेंज नहीं करे, फिर वो किसी दूसरे से टकरा गया तो फिर से उसकी एनर्जी चेंज हो गई। तो एनर्जी तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो अपन तो कंफ्यूज हो रहे हैं, है कि नहीं है? चलो इसको दूसरे एग्जांपल से समझो। आप ये समझो कि क्या हुआ कि अपन ने बाहर से कोई एक इंसान आया, बहुत ही भला सा इंसान था, बढ़िया सा अच्छा सा इंसान था। अच्छा क्यों था वो? उसने इस रूम के अंदर एक पैसों से भरा बैग रख दिया भाई, और पैसों से भरा बैग रखा तो क्या हुआ कि सबने, जिसके हाथ में जितना पैसा आ सकता था सबने लूट लिया भाई, ठीक है? और सबके पास में कुछ ना कुछ पैसे आए हैं, ठीक है ना? अब जरूरी थोड़ी कि सबके पास बराबर पैसा आया हो। जब लूट मचती है तो सब, जिसका हाथ जैसा पड़ता है वैसे ही हाथ में आता है ना? अब क्या हुआ भाई, मैंने सोचा कि कितने पैसे बढ़ गए इस रूम में, ये कितना पैसा इसमें आया था, कैसे पता करूंगा? सबके पास जितना भी पैसा है सबसे पूछ लूंगा और मैं काउंट करके ऐड करके मेरे पास पता लग जाएगा कि टोटल कितना मनी इस रूम के अंदर प्रेजेंट है ना? अब मैंने क्या सोचा, एक काम करता हूं, मैंने आइडियली तो ये सोचा कि एक एक लड़के को बुलाऊंगा, उससे पैसे पूछते जाऊंगा और साइड में खड़ा करते जाऊंगा उसको, और एक एक करके जब सारे बच्चों के पैसे मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल पैसा पता लग जाएगा। उस पैसे को इंटरनल एनर्जी से रिलेट करो। मैंने सोचा कि इंटरनल एनर्जी ऐड करनी है, मुझे काउंट करनी है, तो सबकी एक एक के इंटरनल एनर्जी काउंट कर लेता हूं, एक एक की टोटल एनर्जी कितनी कितनी उसके पास है सब ऐड करूंगा, मिल जाएगा आंसर। पर एक्चुअल में हुआ क्या, मैंने इस बच्चे के पास गया, मैं, खड़े हो जा बेटा। अब मैंने इसको बोला कि यार तेरे पास कितने पैसे हैं, इतने, मैंने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। तो मैंने सोचा था अगर इसके पैसे कांस्टेंट होते तब तो बहुत इजी होता ना, सबके पैसे कांस्टेंट होते तो सबके ऐड कर लेते, पर जैसे इसके पास आया इसने दूसरे को दे दिए। मैं कंफ्यूज, मैं इधर गया, मैंने कहा चल ठीक है तेरे पैसे कम हो गए, अच्छा तेरे पैसे इतने, चल इतने नोट कर लेता हूं, थोड़ी देर बाद में फिर बढ़ गए। तो भैया इसके पैसे तो कांस्टेंट ही नहीं हुए, या हर किसी के साथ यही तो हो रहा है। तो ड्यू टू कंटिन्यूअस इंटर कन्वर्जन कभी हमें तो फिक्स वैल्यू पता नहीं लगेगी, है कि नहीं? तो एक्चुअल में पैसा तो इसी रूम में, एनर्जी तो कांस्टेंट है, पर अपने को यही नहीं पता किसके पास कितनी है। टोटल तो तब पता लगेगा ना जब एक एक की काउंट करोगे, एक एक की पता ही नहीं लग पा रही। क्यों नहीं पता लग पा रही? ड्यू टू कंटिन्यूअस इंटर कन्वर्जन ऑफ दीज एनर्जीज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, इसीलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि वी कैन नेवर फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। किस किस को समझ में आ गया? क्लियर है क्या? पैसों से एक बार में समझ में आ गया होगा, अदरवाइज भाई समझने में ही दिक्कत आती कि यार कैसे, क्यों, क्या। अच्छा अब इसके आगे ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट, बट लिखो, बट वी कैन
but we can calculate its change in internal energy. लिख लिया? अब क्या हो गई भाई पूरी लाइन? पूरी लाइन ये हो गई कि एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, पर इसका चेंज निकाल सकते हो। यही तो है ना? ये बात समझ में आ गई क्या? अब ये कैसे पॉसिबल है सर? अब यहां पर एक डाउट आना चाहिए। मैंने क्या बोला? E1 नहीं निकाल सकते, E2 नहीं निकाल सकते, पर डेल्टा E निकाल सकते हो। अब किसी ने पूछा सर डेल्टा E कैसे निकाल लोगे? क्योंकि सर जब डेल्टा E निकालना है तो वो भी तो E2 माइनस E1 ही करना पड़ेगा। जब E1 नहीं पता, E2 नहीं पता, तो डेल्टा E कैसे पता है? मैंने बोला है अभी कि E1 नहीं निकाल सकते, E2 नहीं निकाल सकते, डेल्टा E निकाल सकते हो। ऑपोजिट चीजें आ गई नहीं आई साथ में। अब यहां ट्विस्ट आ गया ना, सर ये कैसे पॉसिबल है? बेटा अभी करवाते हैं पॉसिबल। एक चीज ऑब्जर्व करो, चलो मान लेते हैं कि इस दुनिया में एक इंसान है जिसका नाम मान लेते हैं, लेट्स सपोज रैंडमली थॉमस। क्या नाम है उसका? थॉमस। भाई हिंदी नाम इसलिए नहीं ले रहा, क्या पता किसी को कोई मिलने वाला निकल जाए, बुरा लग जाए, कुछ भी हो जाए। थॉमस है लेट्स सपोज। इस थॉमस के दो बच्चे हैं, एक का नाम है टॉम और एक का नाम है जेरी। क्या नाम है? टॉम और जेरी। अब थॉमस के जो पैसे हैं ना, वो अकेला खुद कुछ नहीं खर्च करता। उसके जो पैसे कम या ज्यादा होते हैं उसके बच्चों की वजह से होते हैं। ठीक है? हमें नहीं पता कि थॉमस के पास कितने पैसे हैं। टॉम ने क्या किया भैया? एक दिन 100 रुपए खर्च कर दिए। जेरी ने भी क्या किया? 100 रुपए खर्च कर दिए। तो बताओ थॉमस का कितने पैसे का नुकसान हो गया? 200 रुपए का। तो 200 रुपए कम हो गए कि ज्यादा? कम हो गए। तो कम होना मतलब चेंज नेगेटिव आना, और ज्यादा होना इसका मतलब चेंज पॉजिटिव आना। तो मैं बोल सकता हूं कि थॉमस के पैसे का जो चेंज आएगा इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ 200। इसी तरीके से मान लो किसी दिन टॉम 100 रुपए कमा के लाया, जेरी भी 100 रुपए कमा के लाया, तो टोटल कितने पैसे हो गए? 200। तो बढ़े कि कम हुए? बढ़े। तो कितने बढ़ गए? 200 बढ़े, तो प्लस कितने से? 200 से लिख दिया। तो मेरे भाई ना तो मुझे पहले का पैसा पता था ना मुझे बाद का पैसा पता था, मैंने तो डेल्टा निकाला नहीं निकाला। तो अगर मैं केवल ये कैलकुलेट कर लूंगा कि उसने कितने पैसे बढ़ाए या खर्च किए, तो वही तो उसका चेंज आएगा। समझ में आ गई बात? मान लो कोई भी एक सिस्टम है, उसकी एनर्जी E1 है, मैंने उस सिस्टम को 50 जूल की एनर्जी दे दी, तो नई एनर्जी आ गई ना E2। तो मुझे चेंज एनर्जी निकालना है, तो E2 माइनस E1 ये किसके बराबर आ गया? प्लस 50 आएगा नहीं आया? तो कभी भी जब चेंज निकालना है ना, तो इनिशियल फाइनल की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ ये निकाल लो कि उसने कितना रिलीज किया है, कितना उसने ऑब्जर्व किया। समझ में आ गई बात? तो ये पॉइंट क्लियर है। अब इसके आगे बात करते हैं अपन। अब इसके आगे और क्या बात कर सकते हो सर? इसके आगे बेटा देख इधर, मैंने रिलेशन क्या लिखा? इंटरनल एनर्जी। पहली चीज तो बेटा IE का पूरा पूरा नाम लिखना, इंटरनल एनर्जी। पता चले घर जाके सोचो सर ये आयनाइजेशन एनर्जी क्यों लिखा है यहां पर? भाई आयनाइजेशन नहीं है, क्या है ये? इंटरनल एनर्जी। ठीक है? इंटरनल एनर्जी किसके बराबर? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट, उसको कर देंगे अपन। काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना बेटा, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर आप ये चीज सीखोगे कि किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है तो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, फॉर्मूले होते हैं उसके बहुत ही अच्छे अच्छे से। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद इंटर पार्टिकल फोर्सेस। किससे एसोसिएटेड होता है? इंटर पार्टिकल फोर्सेस से एसोसिएटेड होता है। और जहां भी इंटर पार्टिकल फोर्स एग्जिस्ट करता है वहां प्रेशर का भी रोल आता है। ठीक है? अब अपन बात करते हैं कि इंटरनल एनर्जी रियल और आइडियल गैस इन दोनों के लिए ऑब्जर्व करें तो अपने पास क्या रिलेशन आएगा? पहली चीज तो मैंने लिखा बेटा रियल गैस, और एक मैंने लिखा आइडियल गैस। सर ये रियल आइडियल क्या है? अब तक तो गैस ही होती थी, अब रियल आइडियल कहां से हो गई? बेटा अभी तक जो भी गैस आप पढ़ते थे वो सारी आइडियल थी, और एक्चुअल में रियल क्या होती है वो तो लास्ट चैप्टर में आएगा। समझ में आ गई बात? तो एक्चुअल में रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस होता है। तो सर हमने क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि बेटा रियल को पढ़ना मुश्किल होता है, तो हर चीज अपने अजम्पशन के हिसाब से अपन पढ़ लेते हैं और उसको क्या बना देते हैं? आइडियल। तो जीवन में जो एग्जिस्ट नहीं करता वो क्या होता है? आइडियल। समझ में आ गई बात? तो आइडियल गैस हाइपोथेटिकल है, उसके नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो जितने भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जो प्रैक्टिकल थ्योरी लगा सकते हो, सब वो रियल पे लगती है। अपन ने रियल पे लगने वाली कोई थ्योरी नहीं पढ़ी अभी तक। समझ में आ गई बात? तो दो तरह की गैसेस होती है, एक रियल और एक आइडियल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है तब पढ़ेंगे। एक डिफरेंस अभी बता देता हूं। पहली बात तो बेटा चाहे रियल हो चाहे आइडियल हो, होने में तो गैस ही है ना।
पार्टिकल्स तो दोनों में मूव करेंगे ना, जब पार्टिकल्स दोनों में मूव करेंगे तो बताओ काइनेटिक एनर्जी तो दोनों में ही होगा ना। तो बेटा यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं कि भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी में लिख सकता हूं। यहां तक बात क्लियर। मगर एक्चुअल में पता है, जो रियल गैस होती है ना, उसके पार्टिकल्स में इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं, मगर आइडियल में नहीं होते। रियल में तो फिर भी रिपल्सिव अट्रैक्टिव ये सारी चीजों की बात करते हो, मगर आइडियल में नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा कि भाई यहां पर इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं, मगर यहां पर इंटर पार्टिकल फोर्सेस नहीं होते, यानी कि क्या हो जाएंगे, जीरो। समझ में आ गई बात। तो जहां पर इंटर पार्टिकल फोर्स का नाम आएगा वहां पर प्रेशर का भी नाम आएगा। तो यहां पर मैंने काइनेटिक एनर्जी बोला ना, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब किससे एसोसिएटेड है, टेम्परेचर से एसोसिएटेड है। पहली चीज तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी किससे एसोसिएटेड, इंटर पार्टिकल फोर्स। रियल गैस में इंटर पार्टिकल फोर्सेस है क्या, है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर भी आएगा। आइडियल गैस में इंटर पार्टिकल फोर्सेस है क्या, नहीं है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर नहीं आएगा। तो एक्चुअल में ये जो इक्वेशन अपन ने लिखा था ये टोटल इक्वेशन थी। इसके अंदर भी अगर अपन आइडियल की बात करते तो सिर्फ और सिर्फ लिखना चाहिए था इंटरनल एनर्जी इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, जबकि रियल की बात करते तब लिखना चाहिए था इंटरनल एनर्जी इट इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गई बात। तो ये मैं लिख लेता हूं, ऐसे लिख लेता हूं इसको, इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल। यहां तक बात क्लियर है क्या। अब बेटा एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, रियल के अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों आ रहा है ना, इसका मतलब इसमें किस किस के फैक्टर आएंगे, इसमें टेम्परेचर का भी आएगा, प्रेशर का भी आएगा। जबकि आइडियल में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कंसिडर की है अपन ने, कंक्लूड की है। सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर इंटरनल, पहली चीज तो ये है कि इंटरनल एनर्जी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन काइनेटिक एनर्जी। मैंने क्या लिखा, एक साथ एक एक करके अपन लिंक करते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ किसकी, आइडियल गैस, किससे रिलेटेड है, काइनेटिक से रिलेटेड है, और काइनेटिक किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है कि नहीं है। अब फर्स्ट और लास्ट को मिक्स कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसका मतलब अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा इंटरनल एनर्जी कम, टेम्परेचर ज्यादा इंटरनल एनर्जी ज्यादा, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी भी। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि डेल्टा टी जीरो कर दिया, आपसे पूछा डेल्टा ई क्या होगा, जीरो होगा मेरे भाई, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज। समझ में आ गई बात, क्लियर है क्या। तो ये तो आपको कहीं जगह फील करना है, किसी का टेम्परेचर बढ़ा मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ी, किसी का टेम्परेचर कम हुआ इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कम हुई। क्लियर हो गई बात। यही की यही चीज क्या रियल में बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट भी हुआ तो भी प्रेशर तो इफेक्ट करेगा ना, इसमें तो अकेला टेम्परेचर था खेलने वाला, तो टेम्परेचर चेंज तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकता है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही हो तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही हो, तो उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी तो कांस्टेंट हो सकती है ना। समझ में आ गई बात। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट अपन ने कंक्लूड किया है। आपके कोई भी दोस्त होंगे ना, कोई दीदी होंगे, कोई भैया होंगे, कोई दूसरे फेस के आपके मित्र होंगे जो नए नए बने होंगे, जिनका थर्मोडायनामिक्स हो चुका होगा, ये चीज तो उनको भी पता होगी। क्या पॉइंट, कि इंटरनल एनर्जी इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा ई जीरो। पर अगर ये स्टेटमेंट आप उससे बोलते कि इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा ई, वो अभी भी बोलता जीरो, जबकि रियल में क्या होगा, नॉन जीरो। समझ में आ गई बात। तो एक पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन, बट फॉर रियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज, या एक नोट अपन इंपॉर्टेंट सा लिख सकते हैं कि फॉर रियल गैस इवन इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट स्टिल डेल्टा ई कैन बी नॉन जीरो। समझ में आ गई बात। तो बस यही सारी चीजें मैं आपको लिखवाता हूं। तो आप एक काम करो, पहले तो ये दोबारा से लिखना कि इंटरनल एनर्जी इट इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बेटा लिखवाऊंगा ना, जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखो, रुको जरा।
लिखे ना? किसी ने लिखा इंटरनल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी आर सेम। बिल्कुल सेम नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। पूरा लिखना है बेटा, जैसे लिखा है वैसे। कितने बजे तक की क्लास है? 6:15? यार ये टाइम बहुत कम लगता है। लिख लिया क्या भाई? किसी ने लिखा सर आप 2 घंटे की क्लास करवा लो। बेटा फिर मैं अकेला ही पढ़ाऊंगा। हाँ तो भाई इसके बाद लिखो आप इसमें पॉइंट। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस is a function of temperature only, is a function of temperature only। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस is a function of temperature and pressure। लिख लिया? नोट लिखो, फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस इंटरनल एनर्जी में चेंज, इंटरनल एनर्जी में चेंज even if temperature is constant। लिख लिया? दोबारा बोल रहा हूं कि फॉर रियल गैस इंटरनल एनर्जी में चेंज इवन इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। नेक्स्ट लाइन लिखो, फॉर आइडियल गैस if delta T0, delta E0, if temperature increase, E increase, temperature decrease, E decrease। ये जैसे बोर्ड पे लिखा है वैसे नोट कर लेना आप। लिख लिया? तो नेक्स्ट लेक्चर में भाई कंटिन्यू करेंगे और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ अपन डिस्कस करेंगे और इसके बाद अपन फिर धीरे धीरे आगे का प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना? तो भाई मॉड्यूल कब डिस्कस करना आप लोग बता दो। आयनिक का बाकी है ना भाई? अबे यार पागल है क्या तू? हाइड्रोलिसिस तक ही तो हुआ है, बफर तक हो गया ना, तो सॉल्युबिलिटी भी तो आएगा, आने वाले टेस्ट में आएगा ना भाई, केमिकल और आयनिक। आयनिक पूरा आएगा, क्यों नहीं आएगा पूरा? तो तुम बता दो जब डिस्कस करना है तब कर लेंगे। जो नेक्स्ट वीक आएगा ना उसमें जो भी आपका लेक्चर आने वाला होगा, चाहे मंडे को है ट्यूसडे को है, तब अपन मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? और मॉड्यूल लेके आनी है सबको, क्योंकि मैं मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना?